नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर 2 चल रहा था जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और अब हम पार्ट 2 में आ गए। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा था डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों, ये 3 चीज़ हमने पार्ट 1 में देखा था, ठीक है। अब हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद कुछ चेंजेस आए थे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को में चेंजेस क्या क्या आए थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे मेजर और माइनर कमिटीज़ के बारे में। कुछ कुछ कमिटीज़ गठन की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम में, तो वो क्या क्या थी, जिसमें एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दोस्तों दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिक रिजोल्यूशन इसको बोल सकते हैं, ये असेंबली में मूव किया, जिसके पीछे क्या उद्देश्य था कि फंडामेंटल और फिलोसफिकल, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस फंडामेंटल और किस फिलॉसफी पे वो काम करेगा उसके बारे में इसमें दिया हुआ था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मेन फीचर्स या फिर उसमें क्या क्या दिए गए थे और कौन कौन सी बातों पे उस टाइम चर्चा हुई थी। दोस्तों, सबसे पहले तो यही कहा गया कि इंडिया इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक, ये तीनों चीज़ें, और जो भी वो अपने फ्यूचर में कोई भी गवर्नेंस अगर करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई भी काम नहीं होंगे। इंडिया में कोई भी अगर लॉ बनता है इंडिया में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविज़न को अगर सेटिस्फाई करता है तो ही वो लॉ पास किया जाएगा, वरना उस लॉ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, दोस्तों सॉवरेन का मतलब तो आपको पता ही है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये पता होगा। चलो मैं बता देता हूँ, इंडिपेंडेंट का मतलब तो आपको पता है आज़ादी, मतलब पूरा इंडिपेंडेंट। उसका सॉवरेन का मतलब हुआ कि हम जो कोई भी लॉ बनाएंगे उसमें किसी और की इंडिया से बाहर वालों की दखल अंदाजी नहीं होगी, उसमें वो कोई भी दखल नहीं देंगे कि हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो भी बनेगी वो हमारी खुद की बनेगी, बिना किसी के आउटर इंटरफेरेंस के बनेगी। और उसका जो तो रिपब्लिक में अभी अगर समझाने बैठ जाऊँ तो थोड़ा सा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं रिपब्लिक के बारे में आगे जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे उसमें मैं इन सब वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही डिटेल में इसको समझाऊंगा आपको, तो आप चिंता मत कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया कि अगर इंडिया के बाहर कोई भी टेरिटरी है, ठीक है, मान लो ये एक टेरिटरी है, ये अगर इंडिया में आना चाहती है तो वो आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और उसको यूनियन कहा जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जो भी पावर्स होंगी, जो भी गवर्नमेंट की जो भी पावर होगी वो पीपुल से डिराइव करेंगे वो लोग। हम लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, तो वो पीपुल से अपनी पावर को डिराइव करेंगे। कोई भी वहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी, जो सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया होगी, वो अपनी पावर कहाँ से डिराइव करेगी? पीपल से डिराइव करेगी। और इन्होंने कहा सारे पीपुल ऑफ इंडिया जितने भी सिटीजन थे अपने इंडियन सिटीजन को, उनको सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी उनको दी जाएगी, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने पीपल ऑफ इंडिया की बात की, यानी सारे लोग, वो चाहे कोई भी हो, मैन हो, वुमेन हो, नीचा हो, ऊंचा हो, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में हर कोई एक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी में कभी भी भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। और ख़ास करके उन्होंने माइनॉरिटीज़ जो माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी थी उनके बारे में इन्होंने कहा, ट्राइबल एरिया, जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में, डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको इन्होंने थोड़ी सी स्पेशल, क्योंकि ये बहुत पिछड़े थे ना, तो इनको कहीं ना कहीं इंडिया के जो और पीपल थे उनके साथ लाना था, तो इनको थोड़ी सी ज़्यादा सेफगार्ड दी गई ताकि ये लोग अपने जो इंडिया के और मेंबर हैं उसके साथ साथ ये चलना स्टार्ट कर दें। और दोस्तों इन्होंने कहा अब वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे, मतलब जो इंडिया है वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा इट्स सॉवरेन राइट ऑन लैंड, सी एंड एयर। लैंड या तो वो हमारी ज़मीन हो या फिर हमारा जो पानी हो, हमारा लैंड है, सी हुआ, एयर हुआ, समुद्र, कुछ भी हो, उसमें हमारी पूरी राइट रहेगी, ठीक है। और जो भी इंसेंट लैंड थे उनको इन्होंने ऑनर प्लेस किया, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वर्ल्ड पीस के लिए काम करेगा और मानवता के राह पे चलेगा, ठीक है। वर्ल्ड पीस यानी कि ये कभी झगड़ मतलब कि हिंसा को ये बढ़ावा नहीं देगा, ये कभी भी हिंसा नहीं करेगा, किसी से इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देगा और हमेशा मानवता के राह पे चलेगा, जिसपे गांधी जी चला करते थे। वो हमेशा अहिंसा की राह पे चलते थे, वो हिंसा कभी नहीं चाहते थे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों
अब दोस्तों ये वाला सेक्शन, पिछले वाला सेक्शन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था ही, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, वो चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी और एग्जाम हो। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि कुछ चेंजेस आए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद। क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहना चाहते थे, उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने लगे। वो क्यों नहीं चाहते थे ऐसा, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे तो सबसे बड़ा सबसे हेड वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा अपना, और उसी के बेसिस पे अपना इंडिया चलेगा, ठीक है। तो ये लोग जानते थे ये बात। फिर उन्होंने क्या किया, उनको ये बात का डर था कि हमारा राज्य छीन जाएगा, हम मतलब कि फिर हम राज नहीं कर पाएंगे अपने एरिया में, तो इन्होंने इसलिए दूर रहना चाहता। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आ गया और इन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन कर लिया। और 28 अप्रैल 1947 को 6 में से 5 स्टेट जो थे वो असेंबली में प्रेजेंट हो गए, ठीक है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसका जो माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 जो पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जो तो माउंटबेटन प्लान के थ्रू ही इंडिया का पार्टीशन हुआ था, ठीक है। इसमें दो चीज़ थे, माउंटबेटन प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान। माउंटबेटन प्लान के थ्रू इंडिया का पार्टीशन हुआ था, और जो कैबिनेट मिशन प्लान थे उसके थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग के जो कुछ मेंबर थे दोस्तों, मुस्लिम लीग में तो बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन उसमें से मुस्लिम लोग ये तो चाहते थे कि हाँ इंडिया का बंटवारा हो जाए, पाकिस्तान हमें अपना एक अलग डोमिनेंस चाहिए। लेकिन मुस्लिम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इंडिया में ही रहना चाहते थे, वो इंडिया से दूर नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमेन ऑल्सो एंटर टू द असेंबली। फिर उन्होंने क्या किया, असेंबली को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो इंडियन डोमिनियन में रहना चाहते थे। और उसके बाद असेंबली को फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती थी बिना किसी आउटर इंटरफेरेंस के। फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दी गई थी, असेंबली को पूरी सॉवरेन बॉडी बना दी गई थी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती थी। और जो उसके बाद जो एक्ट जो थी वो असेंबली को एम्पावर कर दी गई कि जो ब्रिटिश रूल के टाइम में कोई भी अगर रूल बना है, कोई भी एक्ट बना है, तो असेंबली उसको क्या करती है, अल्टर कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। अगर उनको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो उसको बदल सकती है, ठीक है, वो उसको अल्टर कर सकती थी, रिप्लेस कर सकती थी। और उस टाइम जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी, उस टाइम जो असेंबली थी, उसको लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया। दोस्तों 3 चीज़ें होती है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है, जो लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जो बने हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। और जुडिशरी तो आपको पता ही है, जो जस्टिस दिलाती है, ठीक है। तो इसको लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया असेंबली को, जो लॉ बनाती थी, विद 2 सेपरेट फंक्शन। लेकिन इसमें 2 सेपरेट फंक्शन किए गए। पहला जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनेगा वो उसके चेयर वो कौन चेयर करेंगे, वो करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो ऑर्डिनरी लॉ बनेंगे वो कौन चेयर करेगा, जीवी मालवलकर, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन चेयर करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो ऑर्डिनरी लॉ होते थे, ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री, वो कौन चेयर करेगा, जीवी मालवलकर जी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों वो जो 2 फंक्शन थे, जो राजेंद्र प्रसाद और जो जीवी मालवलकर जी चेयर कर रहे थे, वो कब तक चला, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टास्क ओवर नहीं हो गया। वो कब ओवर हुआ, 29 नवंबर 1949 को ये दोनों फंक्शन उस दिन तक चले थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो स्ट्रेंथ थी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 389 थी ओरिजिनली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो 299 पे आके रुक गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। दोस्तों ये वाली स्लाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो चाहे यूपीएससी हो या फिर चाहे कोई और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहला क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, इसमें पहले उन्होंने क्या किया, रेक्टिफाई किया कि इसको कॉमनवेल्थ के जो मेंबरशिप है उसको रेक्टिफाई किया, जो मई 1949 को हेल्ड हुई थी। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें इसकी क्रोनोलॉजी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। खास करके यूपीएससी वाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैचिंग करने के लिए आ जाता है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली मिलाने के लिए आ जाता है। और बाकी और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, वो चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, और किसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ
कि वो डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, और अगर आप क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए पहले देखते क्या हुआ था। जो नेशनल फ्लैग थी वो अपनी अडॉप्ट की गई थी 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये तीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो नेशनल एंथम वो कब हमारा अडॉप्ट किया गया था, जनवरी 24 1940 को। और जो नेशनल सॉन्ग होता है वो कब अडॉप्ट किया गया था, जनवरी 24 1950। दोस्तों बहुत लोग होते हैं कि, मैं क्या बोलूँ, मैंने खुद भी देखा है कि बहुत लोगों को ये नहीं, इन दोनों में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस पता नहीं होता है। तो मैं आज बता देता हूँ दोस्तों, आप इस चीज़ को याद रखना। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है दोस्तों। ये मान लो आप कहीं आप देश से बाहर जाओगे, तो मान लो आपसे कोई पूछ दिया भैया अपना नेशनल एंथम बताओ, नेशनल सॉन्ग बताओ, तो आप अगर आपको पता नहीं है ये चीज़ तो आप क्या बताओगे। तो दोस्तों आज मैं बता देता हूँ, ये चीज़ याद रखना। बहुत सारे, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जिनको याद रखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको याद ये नहीं रहता है कि नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग क्या होता है। तो दोस्तों नेशनल एंथम अपना वो है जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ को याद रखना, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को इलेक्ट किए गए थे जो प्रेसिडेंट के तौर पे। फर्स्ट प्रेसिडेंट अपने बने थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो टोटल 11 सेशन से गुजरा था। मैंने बोला ना, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, उसी तरह 11 सेशन से गुजरा था। और इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। दोस्तों इस चीज़ को भी याद रखना। पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था, तो कितना लगेगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। और कितने सेशन हुए थे, टोटल 11 सेशन थे। और दोस्तों एक और चीज़, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देश से बोरो किया गया था। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशन अपना कहीं से बोरो नहीं किया गया है। बोरो मतलब क्या, उधार लेना। दोस्तों हमने कभी उधार नहीं लिया है। हमने 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गए हमने उन सब चीज़ों को पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद उसमें हमें जो भी अच्छा लगा, जो अपने इंडिया के साथ सूटेबल था, जो अपने इंडिया के साथ पूरा फिट बैठ रहा था, तो वहाँ से हमने उसको लिया और थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया। अगर मान लो उसमें कुछ अच्छा लग गया, उसको वहाँ से लिया, फिर उसमें हमने मॉडिफिकेशन भी किया। उसके बाद हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हमने उसे डाला था, ठीक है। तो दोस्तों ये बात बहुत गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना कहीं से बोरो किया गया था। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से बोरो नहीं किया गया है, ठीक है। हम 60 देश की कंट्री से, हमने 60 देशों से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने वहाँ से पढ़ा। उसके बाद हमने वो अपने इंडिया में उसने मॉडिफिकेशन के साथ उसको अपने संविधान में डाला, ठीक है। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बात कंसीडर टू 140 जो ड्राफ्ट हुई थी, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको पता है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों वो हम आगे अभी देखेंगे बहुत ही डिटेल में। उसके बाद तो कितने दिन लगे थे, 114 डेज जो ड्राफ्ट करने में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, जो एक्सपेंडिचर, जो खर्च आई थी वो थी 64 लाख रुपए, 64 लाख इसमें खर्च आई थी। और 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हेल्ड हुआ था। हालांकि वो सेशन और भी आगे चली थी, लेकिन इस दिन फाइनली हेल्ड हो गया था, उस दिन फाइनल सेशन हुआ था, ठीक है। तो देखो आप दोस्तों एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, यहाँ भी 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों 24 जनवरी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ याद रखना, क्रोनोलॉजी आप इसकी याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कमिटीज़ के बारे में, कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती है ना, इकोनॉमी हो गया अपना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनी थी, ठीक है, जो अलग अलग चीज़ों को देख रही थी। तो इसमें से कुछ कमेटी बनी थी जिसमें से 8 मेजर कमेटी थी और 13 माइनर कमेटी थी। तो मैं 13 को नहीं बोलूँगा, 13, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 8 कमिटीज़ हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। 13 को तो मैंने, वो तो माइनर छोटी छोटी कमिटीज़ थी। खैर ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो बिल्कुल याद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो 8 है इसमें मैं स्टार्ट लगा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ोगे आप, रटना नहीं है चीज़ों को, आप बस 1-2 बार पढ़ना, आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये 8 मेजर कमिटीज़ कौन कौन सी, तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, जिसको कौन चेयर कर रहे थे, जिसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दोस्तों जहाँ देखिए यूनियन आ रहा है वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे चेयर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जो सरदार पटेल, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको तो उनके बारे में पता ही होगा। उन्होंने क्या किया था,
जो जो भी छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने सबको इकट्ठा किया, ठीक है, उन सबको एक में बांधा था उन्होंने। वरना आज अगर अगर आप कहीं किसी और भी स्टेट में हो, मान लो आप राजस्थान में हो, अगर आपको मध्य प्रदेश जाना दोस्तों, उसके लिए वीज़ा और पासपोर्ट वीज़ा वगैरह आपको लेना पड़ता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो ये बहुत ही ग्रेट पर्सन थे, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पर्सन थे। और उसके बाद देखिए दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, वो उसको चेयर कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना आता है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जिसको वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको चेयर कर रहे थे। खैर दोस्तों, पार्ट 5 जो है, जो ये वाली कमेटी है 5 नंबर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसको सब डिवाइड किया गया था 4 या 5 और भी कमिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसको राजेंद्र प्रसाद चेयर कर रहे थे। उसके बाद स्टेट कमेटी, जो स्टेट के साथ नेगोशिएशन यानी बातचीत पे आता था, वो उसको चेयर कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद स्टेटिंग कमेटी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये कमेटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी जो सेटअप की गई थी, वो की गई थी 29 अगस्त 1947। इस डेट को आप याद रखना कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप की गई थी। कोई भी आपसे पूछ सकता है, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं भी यूपीएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन कब हुआ था, सेटअप कब हुआ था। तो वो कब हुआ था, 29 अगस्त 1947, ठीक है। उसके बाद ये इसमें, और ये क्यों हुआ था, टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था, उसमें उसको ड्राफ्ट करने के लिए ये कमेटी गठन की गई थी। और इसके 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे इसमें, जिसमें से चेयरमैन कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों को याद रखना। एन माधवन राव, ये किसको रिप्लेस करके आए थे, BL मित्तल को। इनकी शायद डेथ हो गई थी, तो इसको रिप्लेस करके एन माधवा राव आए थे। उसका टी कृष्णा मंचारी, ये किसको रिप्लेस करके आए थे, DP खैतान को, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों को और खास करके चेयरमैन को तो आप याद ही रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। जो ड्राफ्ट पब्लिश की गई थी सबसे पहले, वो फरवरी 1948 में की गई थी। और पीपल ऑफ इंडिया को, मतलब हमारे इंडियन सिटीज़न को 8 मंथ का टाइम दिया गया था ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए। उन पब्लिश की गई, उसके बाद उन्होंने वो ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए कहा, और कुछ जो भी, मान लो आपको ये चीज़ आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप उस पर अमेंडमेंट का प्रपोजल आप दे सकते हो। उसके बाद जो सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश की गई, वो अक्टूबर 1948 को, ठीक है। और पूरे ड्राफ्ट को कंप्लीट करने में कितने टाइम लगे थे, ये मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था, 141 डेज, ठीक है। उसका दोस्तों क्या हुआ था, जो पहली रीडिंग हुई थी, फाइनल जो ड्राफ्ट हुआ था, उसकी पहली रीडिंग हुई थी नवंबर 4 1948 टू नवंबर 9 1948 को। इसमें 5 दिन लगे थे, ठीक है। फाइनल जो रीडिंग हुई थी उसकी, ठीक है। उसका जो सेकंड रीडिंग हुई थी, जो मतलब फाइनल रीडिंग नहीं, जो फाइनल ड्राफ्ट जो कंप्लीट हो गया, जैसे ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था, होके आ गया, उसकी असेंबली में जो रीडिंग हुई थी, वो 5 दिन तक चली थी, नवंबर 4 से लेकर नवंबर 9 1948 तक। उसका जो सेकंड रीडिंग हुई थी, वो 15 नवंबर 1948 से लेकर अक्टूबर 17 1949 तक चली थी। उसका जो थर्ड रीडिंग चली, वो चली नवंबर 14 1949 तक। उसके बाद दोस्तों जो अपना फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 विथ अ प्रीएम्बल एंड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। दोस्तों आपको पता है ना, अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स ही हैं, आर्टिकल नहीं बढ़ाए गए हैं। आर्टिकल उतने ही हैं, जैसे मान लो पहला आर्टिकल, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करके आपने कुछ जोड़ना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या हुआ, हम A B ऐसे करके जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ 395 है, चलो 396 आर्टिकल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। उसका शेड्यूल 8, शेड्यूल तो खैर अभी बदल चुका है, तो वो हम आगे देखेंगे, जिसमें एक प्रीएम्बल थे,
प्रीएम्बल था, उसमें 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। वो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद दोस्तों इन्फोर्समेंट देख लेते हैं। दोस्तों 26 नवंबर 1949 इस डेट को बोला तो जाता है कि हमने उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, लेकिन हमने सारी प्रोविज़न को अडॉप्ट नहीं किया था, उसमें सारी चीज़ें नहीं दी गई थी। उसमें बस वही चीज़ें दी गई जो उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी, बस उन्हीं चीज़ों को दी गई थी, जिसमें कौन कौन सा था? सिटीजनशिप, इलेक्शन से रिलेटेड, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्पोररी, अब और कुछ आर्टिकल्स भी थे, कुछ जो छोटे छोटे आर्टिकल्स थे जो उस टाइम इम्पॉर्टेंट था, तो उस चीज़ को उस टाइम अडॉप्ट किया गया था, जिसमें कुछ आर्टिकल थे जैसे आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 378, 380, 388 को, तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स थे जो उस टाइम अडॉप्ट किया गया था। लेकिन जो फाइनल, जो रिमेनिंग पोर्शन, जो मेजर पोर्शन थे, जिस दिन अपना पूरा फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन अपना इन्फोर्समेंट में आ गया था, वो था 26 जनवरी 1950। इस दिन को पूरा फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। एक एक प्रोविज़न, जितने प्रोविज़न थे सारे लागू कर दिए गए थे, और इस डेट को डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और इसको रिपब्लिक डे के नाम पे सेलिब्रेट भी किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा रिपब्लिक डे के बारे में। दो मनाते हैं ना, एक इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, और जो अपना रिपब्लिक डे मनता है वो है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई भी पूछे तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, तो आपको यही जवाब देना है, 26 जनवरी 1946। जब तक वो डिक्लेयर ना कर दे कि हाँ सबसे पहले जब कुछ प्रोविजंस कब अडॉप्ट किए गए थे, तब आप बोलना कि हाँ 26 नवंबर 1946। लेकिन जो फाइनल जो पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में इन्फोर्स हो गया था, वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के इन कमेंसमेंट के साथ, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1955 को पूरी तरह रिप्लीट कर दिया गया था, पूरी तरह रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अबोलिशन ऑफ प्रीवीसी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949 को कंटिन्यू रखा गया था, जो था प्राइवेसी से रिलेटेड। ठीक है, प्राइवेसी से रिलेटेड वो था, तो उसको कंटिन्यू रखा गया था। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट आई तब इस पर कुछ चर्चा चली, तो वो उसका मैटर है, वो बात का बात है, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? दोस्तों इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बनी, ठीक है, तो क्रिटिसिज्म तो होना ही था। तो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं कुछ चीज़ सोच के की जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही भी थी, मुझे भी सही लगती थी। ठीक है, सही लगी तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पहली जो थी, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। दोस्तों कहा तो ये गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो एडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें इलेक्ट करके आ गए थे, लेकिन हमने तो इलेक्शन किया ही नहीं। जो पीपुल ऑफ इंडिया थे उन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट तो किया ही नहीं। ठीक है, वो कौन सी, वो नॉमिनेटेड बॉडी, नॉमिनेटेड होके पीपुल वहाँ पे सदस्य उसके आए थे। उसके बाद नॉट ऑफ सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन मतलब क्या हुआ? हम अपने मन से बनाएंगे, हमारा जब मन करेगा तब हम बनाएंगे, हमारा जो मन करेगा हम वो बनाएंगे। लेकिन वो कैसे बना था? प्रोपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपको याद है कैबिनेट मिशन प्लान के प्रोपोजल के थ्रू अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो नॉट ऑफ सॉवरेन बॉडी, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है और ये भी कहीं ना कहीं सही है। टाइम कंज्यूमिंग। अब दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग क्या मतलब कहा जाए इसको कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको बनने में बस 4 महीने लगे थे, लेकिन अपने इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको बनने में कितने दिन लगे थे? जल्दी बताओ। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। तो दोस्तों इसको कहीं ना कहीं मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा अपना इंडिया था, अगर उतना बहुत सारी चीज़ें थी भाई, उसको बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, खैर बुक में ये दिया हुआ है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग थी, ऐसा इसका क्रिटिसाइज किया गया था। डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, वन पार्टी बॉडी। वन पार्टी बॉडी का मतलब हो गया, उसके बाद ये कहा गया कि डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस के डोमिनेट थी, मतलब आप जानते हो उसमें बहुत सारी जो लोग थे वो कांग्रेस के ही थे। ठीक है, और उसके बाद आया लोअर पॉलिटिकल डोमिनियन, मतलब ये कहा गया। तो उस टाइम तो बहुत सारे सेक्शन के लोग थे, जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनको इन्होंने यहाँ पे सीट दी ही नहीं। कौन कौन थे? बस लॉयर थे और पॉलिटिशियन थे। तो यहाँ पे कहा गया ना, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वे आर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड, बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं दिया गया था। उसका डोमिनेटेड बाय द हिंदू, यानी इनको हिंदू की बॉडी कहा गया, वन ऑफ द मेजर कम्युनिटी ऑफ द इंडिया, मतलब कि इसमें बहुत सारे जो लोग थे, जो मेजोरिटी थी वो हिंदूज की थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी क्रिटिसिज्म की गई थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
तो अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। एलिफेंट, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल के तौर पर माना गया, सर बी एन राव को, ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया, सर बी एन राव को क्या बना दिया गया था, लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनको लीगल एडवाइजर बना दिया गया था। उसके बाद HVR अय्यर जी को बना दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद SN मुखर्जी को ड्राफ्टमैन बना दिया गया था, और प्रेम बिहारी नरेन रजेदा, इनको बना गया था कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन्होंने लिखा था, इन्होंने पूरी इटालियन जो इटैलिक फ्रंट होती है उसमें इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, जो ओरिजिनल अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो किसके द्वारा डेकोरेट किया गया था, शांति निकेतन के 2 लोग थे। चलो कौन कौन लोग थे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, थोड़ी सी बुक भी पढ़ना ज़रूरी है। उसका जो ओरिजिनल प्रियम्बल थी उसको एल्यूमिनेट, ब्यूटिफाइड और ऑर्नामेंटेड किया गया था प्रेम बिहारी नरेन रजेदा के द्वारा। और जो इसका हिंदी वर्जन लिखा गया था दोस्तों, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश वर्जन में, ठीक है, और उसको क्या किया गया था, हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था, वसंत कृष्ण विद्या के द्वारा। तो ठीक है, ये दोस्तों कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये याद रखनी है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 में हमें इतना ही पढ़ना था दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं उसको जरूर बताऊंगा आपको। अब दोस्तों अगले लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हम साइलेंट, अब तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब उसके फीचर्स हम लोग देखेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।